अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूँ। आज ऑफिशियली हम लोगों का पीएचडी का एडमिशन टेस्ट था, तो कोई क्लास नहीं हुई। आप लोगों को भी मैं आज का लेक्चर भेज देता हूँ। आप लोगों ने इसको सुन लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, पिछले लेक्चर को और इसको मिला के, और छोटी सी उसकी मार्किंग भी हम करेंगे। तो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर अच्छी तरह सुन लेना है। अच्छा, जो हमारे पास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के बाद हमारे पास आ गया कॉन्फ़िगर द डेटाबेस आर्काइव इन आर्काइविंग मोड। आर्काइविंग मोड क्या होता है उसको हम पढ़ने लगे। रीडू लॉग फाइल्स जो हमारे पास होती हैं, हमने फर्स्ट फंडामेंटल वन के अंदर फिफ्थ सिक्स चैप्टर में पढ़ा था, रीडू लॉग फाइल्स का चैप्टर। उसमें हमने देखा था कि वो साइक्लिक फैशन में काम करती हैं, और जब एक दफ़ा आखिरी ग्रुप के ऊपर आप पहुंच जाते हैं तो दोबारा फर्स्ट वन को आके ओवरराइट कर देते हैं। इसका मतलब है लॉग हिस्ट्री जो रीडू लॉग फाइल्स में पड़ी होती है वो मेंटेन नहीं की जाती। वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती है, उसके बाद वो ओवरराइट हो जाती है। जब हम आर्काइविंग ऑन करते हैं डेटाबेस को जब स्टार्ट करते हैं, तो डेटाबेस के दो मोड हो सकते हैं। आइदर इट इज़ गोइंग टू बी आर्काइविंग मोड और नो आर्काइविंग मोड। डिफ़ॉल्ट मोड नो आर्काइविंग होता है, यानी अगर हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मोड को लेके चलें तो उसमें रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री मेंटेन नहीं की जाती, आर्काइव फाइल्स नहीं बनती। लेकिन अगर हम आर्काइविंग मोड में डेटाबेस को लेके चलें तो रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता है, और इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या नहीं आता उस पर हम बात करते हैं। देखिए, रीडू लॉग फाइल्स हमारे पास होती क्या हैं, मैं आपको ज़रा एक दफ़ा दोबारा स्टॉप रिप्रेजेंटिंग करके बताता हूँ। मैं फर्स्ट मई को बैकअप लेता हूँ और उसके बाद 10 मई को बैकअप लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कहा जी मैंने फर्स्ट मई को बैकअप ले लिया, और फर्स्ट दिसंबर को बैकअप लिया, और 10 दिसंबर को बैकअप लिया। अब अगर फर्स्ट को मैंने बैकअप लिया है और 10 को बैकअप लिया है, और 9 तारीख को इस जगह पे, ये मैं 9 तारीख कह देता हूँ इसको, 9 तारीख को 9 तारीख को क्या होता है, डेटाबेस क्रैश कर जाती है। तो अब मेरे पास डाटा रिकवर करने के लिए जो पॉइंट मौजूद है वो ये यकम तारीख वाला है। इसका मतलब है मैं यकम से बाद वाला डाटा रिकवर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कौन सा डाटा रिकवर कर सकता हूँ, यकम तक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बैकअप मैंने लिया यकम को, दूसरा बैकअप मैंने लिया 10 तारीख, लेना था 10 तारीख। 9 तारीख को डाटाबेस क्रैश हो गई। अब ये जो 9 दिन का डाटा है ये रीडू लॉग फाइल में नहीं पड़ा होगा, उसमें तो शायद सिर्फ आखिरी 4 5 6 10 घंटे का डाटा पड़ा होगा, बाकी डाटा तो ज़ाया हो गया हुआ, ओवरराइट कर लिया हुआ हमने। अब इस केस में 9 तारीख को अगर डेटाबेस क्रैश हुई है, तो मैं अगर डेटाबेस को रिकवर करना चाहूँ तो मैं डेटाबेस के बैकअप जो यकम दिसंबर को लिया था उससे जाके रिस्टोर करूँगा। यकम तक का डाटा मेरे पास आ जाएगा, यकम के बाद वाला सारा डाटा ज़ाया हो गया। हाँ, अगर डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में चल रही होगी तो बैकअप से यकम तक का डाटा आ जाएगा। यकम से लेकर 9 तारीख तक जितनी चेंजेस हुई हैं वो तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं वो रीडू लॉग फाइल में, और फिर वहाँ से उसकी कॉपी कहाँ पे गई होगी, आर्काइविंग फाइल में। तो अगर मेरे पास डेटाबेस आर्काइविंग मोड में चल रही है, यकम को पहला बैकअप था, अगला बैकअप 10 को आना था, और 9 को डेटाबेस क्या हो गई, क्रैश हो गई। तो इस केस में यकम से लेके 9 तक का डाटा मैं कहां से रिकवर कर लूंगा, आर्काइविंग फाइल से। सो इसका मतलब है दो बैकअप्स के दरमियान किसी जगह पे प्रॉब्लम आ जाए तो लास्ट बैकअप से प्रॉब्लम पॉइंट तक का डाटा हम कहां से उठा लेते हैं, आर्काइविंग फाइल से। अगर आर्काइविंग फाइल्स मौजूद हों तो, अगर आर्काइविंग फाइल्स मौजूद नहीं होंगी तो हम वो डाटा रिकवर नहीं कर सकते। और फिर जो हमारी रिकवरी होगी वो रिकवरी सिर्फ कहाँ तक होगी, लास्ट बैकअप। अगर 9 तारीख को डेटाबेस क्रैश कर जाएगी तो यकम जो हमारे पास होगी, यकम तारीख तक का डाटा हम रिकवर करेंगे, यकम से 9 तक का डाटा ज़ाया हो जाएगा, उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है, इसमें किसी को कोई इशू? सो ये आर्काइव फाइल की इंपॉर्टेंस है।
आर्काइविंग फाइल की मदद से जिस पॉइंट के ऊपर 9 तारीख को डेटाबेस फेल हुई थी तो 9 तक का डाटा रिकवर हो जाएगा। इसको पॉइंट इन टाइम रिकवरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जनाब? इसको पॉइंट इन टाइम रिकवरी बोलते हैं। पॉइंट इन टाइम रिकवरी इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर रनिंग आवर डेटाबेस इन आर्काइव लॉग मोड। अगर डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में, जिसमें आर्काइविंग फाइल्स नहीं बना रहे, तो उसमें आपके पास पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करना मुमकिन नहीं। उसमें रिकवरी सिर्फ कहाँ तक होगी? लास्ट बैकअप तक। हाँ, अगर आर्काइव फाइल मौजूद है तो फिर कहाँ तक रिकवरी हो सकती है? पॉइंट इन टाइम तक। जिस पॉइंट पे फेलियर अकर हुआ है उस पॉइंट तक हर ट्रांजैक्शन को रिकवर करना क्या है? मुमकिन है। अब हम आर्काइविंग फाइल्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो देखने लगे हैं। दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ अपनी, उसको एक नज़र देख लें हम लोग। अच्छा जी, अब ये ऊपर वाला जो है नो रीडू लॉग हिस्ट्री, ये आ गया। नीचे वाला है रीडू लॉग हिस्ट्री। ऊपर वाले में रीडू हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, वो नो आर्काइव मोड है। नीचे वाले में रीडू लॉग की हिस्ट्री मेंटेन की जाएगी। इधर देखें ब्लू वाले में तो ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स क्या है, लॉग आइटम उनमें लिखवाता जा रहा है और वो ओवरराइट होती जा रही है। लेकिन अगर आर्काइव मोड होगा तो ओवरराइट होने से पहले कहाँ पे लिखवा दी जाएंगी? ये ग्रीन कलर की रीडू लॉग हिस्ट्री में, जिनको हम आर्काइविंग फाइल्स बोलते हैं। नो आर्काइव लॉग मोड में नो रीडू लॉग हिस्ट्री, आर्काइव फाइल में रीडू लॉग हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। ठीक है जी, दूसरे तस्वीर बना के सिर्फ शो की है, फ़र्क कोई भी नहीं है दोनों में। चेंजिंग द आर्काइव मोड, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि आप एक डेटाबेस चल रही है उसको आर्काइव लॉग, नो आर्काइव लॉग मोड से आर्काइव लॉग मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 स्टेप्स हैं, पढ़ लें इसको। शट डाउन कर दें नॉर्मल इमीडिएट ट्रांजेक्शन। शट डाउन अबॉर्ट के अलावा कोई सा भी फेज इस्तेमाल कर लें डेटाबेस, ताकि कंसिस्टेंट स्टेट में जाए। फिर डेटाबेस को स्टार्ट किया माउंट स्टेट के अंदर। आल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग। अच्छा, आर्काइव लॉग डेटाबेस लेवल की कमांड है तो आल्टर डेटाबेस ही करनी है। तो हमने डेटाबेस को आल्टर किया और आर्काइव लॉग की कमांड दे दी। आल्टर डेटाबेस ओपन, चौथे स्टेप में डेटाबेस को ओपन किया और डेटाबेस का फुल क्या ले लिया? बैकअप। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे डेटाबेस का बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है? देखो, इससे आगे सारी हिस्ट्री मेंटेन होगी। इससे आगे क्या होगी? सारी हिस्ट्री मेंटेन होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैकअप नहीं लेता और 1 दिसंबर को मैंने बैकअप लिया था, 3 तारीख को मैंने इसको आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये नो आर्काइव में चल रही थी, अब ये आर्काइव में। 1 का बैकअप मौजूद है, 3 को ये नो आर्काइव में होगी, तो 3 से ऑनवर्ड तमाम ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री मौजूद होगी अब। लेकिन 1 से 3 वाली हिस्ट्री कहाँ गई? वो तो ज़ाया हो गई भी। तो इसका मतलब है 1 से 3 वाला डाटा अवेलेबल नहीं होगा। अब एक और बात याद रखें, अगर 1 मिलियन ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन नंबर 100 ख़राब हो जाती है तो इससे आगे 9,99,900 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़ाया हो जाएगी। एक ट्रांजैक्शन जहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन अनअवेलेबल होगी, ख़राब होगी, उसके बाद वाला डाटा कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ दिया जाता है। यानी डाटा यहाँ सारे का सारा सीक्वेंस में रिकवर होगा, यहाँ रिकवर नहीं होगा। यहाँ कहाँ तक रिकवर होगा? जहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। दोबारा कहता हूँ, 1000 ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10 जो है वो करप्ट हो गई है, तो 1000 ट्रांजेक्शन में से 990 ट्रांजेक्शन जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं होंगी, क्योंकि उससे पहले वाली एक ट्रांजेक्शन जो 10वीं ट्रांजेक्शन थी वो क्रैश होगी, तो क्रैश के बाद वाली सारी ट्रांजेक्शन आया हो जाएगी। तो रिकवरी हमेशा पूरे सीक्वेंस में होनी है या बिल्कुल नहीं होनी। सो इस केस में अगर यकम तक डाटाबेस चल रही थी किसमें? नो आर्काइव मोड में, हमने उसका बैकअप ले लिया। 3 तारीख को उसको आर्काइव में कन्वर्ट कर दिया। 3 के बाद वाली हिस्ट्री तो पड़ी है, लेकिन 1 से 3 वाला जो डाटा है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मिसिंग डाटे के बाद वाला डाटा पड़ा भी होगा तो उसे रिकवर करना मुमकिन नहीं। इसलिए जब भी डाटाबेस को नो आर्काइव से आर्काइव मोड में कन्वर्ट करना है तो उसी टाइम उसका क्या लेना है? बैकअप, ताकि इस बैकअप के बाद की हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल। दोबारा मैं रिपीट करूँ, मैंने भी क्या कहा था? मैंने कहा था आर्काइव फाइल्स का एडवांटेज क्या है? 2 बैकअप्स के दरमियान कुशन प्रोवाइड करती हैं। एक बैकअप से दूसरे बैकअप के तक पहुंचने के दरमियान अगर किसी जगह पे
क्रैश अगर हो जाए तो लास्ट बैकअप से उस क्रैश पॉइंट तक का सारा डाटा कहाँ से मिल जाता है, आर्काइव फाइल से। अदरवाइज हम सिर्फ बैकअप तक रिकवर कर सकते हैं, बाकी डाटा रिकवर करना मुमकिन नहीं है हमारे पास। सो ये 5 स्टेप्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है, और डाटाबेस का बैकअप क्यों लेना है इसके ऊपर भी हमने बात कर ली। ऑटोमेटिक एंड मैनुअल आर्काइविंग, पैरामीटर फाइल का ये पैरामीटर है arc0 53 dba 53। ट्रू करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आर्काइविंग करेगा, आर्काइवर का बैकग्राउंड प्रोसेस होगा इंस्टेंस में, वो ये काम करता रहेगा। अगर फॉल्स कर देंगे तो डीबीए को हर दफ़ा कमांड देनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी बैड वे। हमने कभी भी इस पैरामीटर की वैल्यू फॉल्स नहीं करनी, यानी मैनुअल आर्काइविंग कभी नहीं करनी। ये मेंटेनेंस के लिए तो कभी दरमियान में हम कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं मैनुअल आर्काइविंग की कमांड देना भूल गया तो डाटाबेस बफर कैशेस फेल हो जाएंगे मेरे पास, आगे रीडू लॉग बफर में जगह नहीं होगी, पूरा साइकिल चौक हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो ओवरराइट नहीं होगी, जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा, वो अगले ग्रुप पे जाके लिखना नहीं शुरू करेगी, उस ग्रुप में मजीद लिखा नहीं जा सकता, पीछे से ट्रांजैक्शंस आती जा रही हैं, उनको अब आगे लिखवाना है तो आगे जगह नहीं, तो इससे पूरा का पूरा साइकिल हमारा जैम हो सकता है। मैनुअल आर्काइविंग कभी भी आपको करना प्रेफर्ड नहीं है, ये किसी सूरत करनी, कोई मजबूरी हो तो करते हैं, वरना ये कभी भी नहीं करते। Specific multiple arc and processes. The dynamic parameters log archive max processes controls the number of archive processes started in an instance startup. A maximum of 10 arc and processes can be specified. The number of arc and processes can be changed with alter system command. वो कहते हैं कि आर्काइविंग, अच्छा मुझे पहले ये बताएं, आर्काइविंग आपके सिस्टम में ऐड क्या करती है? ये आपके सिस्टम को एफिशिएंट करती है? नहीं, आर्काइविंग हमारे सिस्टम में रिलायबिलिटी ऐड करती है, सिस्टम को ये इनएफिशिएंट थोड़ा सा कर देती है। क्यों? क्योंकि काम बढ़ रहा है, पहले अगर 2 कॉपीज थी तो अब 3 कॉपीज हो जाएंगी। और वो कहते हैं रिलायबिलिटी को आप 10 लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, यानी आर्काइविंग फाइल की 10 कॉपीज रखवा सकते हैं। कितनी कॉपीज? इतनी हमें रिलायबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश कितनी है, हम आर्काइविंग की कितनी कॉपीज मेंटेन कर सकते हैं? 10 कॉपीज मेंटेन कर सकते हैं। ये 10 कॉपीज जो हमारे पास हैं, ये 10 आर्काइवर के प्रोसेस स्टार्ट करके हम करवा लें तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम होगा। एक ही प्रोसेस होगा तो उसे बार बार लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम 10 थ्रेड शुरू कर देंगे इकट्ठे तो 10 बैकग्राउंड प्रोसेस से काम करवा लेंगे। लॉग आर्काइव मैक्सिमम प्रोसेस आल्टर की कमांड से है, ये पैरामीटर फाइल का पैरामीटर है, तो आल्टर सिस्टम सेट की कमांड से इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। पहले 2 प्रोसेस चल रहे थे, अब हमने कितने करा दिए? 3 करवा दिए। कितने हो सकते हैं? 10। कितने चल सकते हैं? 10। Enabling automatic archiving. Log archive start is equal to true. Log archive max processes is equal to n. 2 हो गए, एक पहले हमने आर्काइविंग को ट्रू किया तो अब ऑटोमेटिक आर्काइविंग होगी, जब ऑटोमेटिक हो गई तो अब ऑटोमेटिक आर्काइविंग आपकी आर्काइव प्रोसेसेस ने करवानी है। तो कितने आर्काइव प्रोसेस स्टार्ट करने हैं? हमने यहाँ पे n नंबर है, पीछे हम स्लाइड में हमने 3 दिए थे, कितने दे सकते हैं? 10। लॉग आल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग स्टार्ट, ऑटोमेटिक आर्काइविंग स्टार्ट होगी। आल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग स्टॉप, ऑटोमेटिक आर्काइविंग रुक जाएगी, फिर हमें मैनुअल कमांड देनी पड़ेगी आल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग करंट। ये कभी नहीं करना। ये स्लाइड नंबर 19 और स्लाइड नंबर 18 के ऊपर जो काम है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको बताया कि ये करना कैसे, ये करना कभी नहीं। बेसिकली हमने क्या करना है, हमेशा आल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग स्टार्ट, इसको स्टार्ट ही रखना है, और इसको किस में रखना है? ऑटोमेटिक आर्काइविंग को इनेबल रखना है, कभी भी मैनुअल आर्काइविंग ऑन नहीं करनी। अच्छा जी, अब ये जो 10 कॉपीज हमारे पास हैं, ये 10 डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर होंगी। ऑब्वियसली सी के ऊपर ही मैं अगर रिलायबिलिटी के लिए डाटा की कॉपीज रखवाना चाह रहा हूँ तो एक ही डिस्क पे लिखवाने का तो कोई मतलब नहीं, वो डिफरेंट डिस्क पे होनी चाहिए। आइडियली रिमोट लोकेशंस पे होनी चाहिए। 2 लाहौर में पड़ी हो कॉपीज, 2 कराची में हो, 2 यूएसए में हो, 2 अफ्रीका में हो, 2 यूरोप में हो, ताकि हमारे पास
किसी डिजास्टर के केस में भी डाटा कभी सारे का सारा ज़ाया ना हो। तो लोग आर्काइव डेस्टिनेशन एन में हम डेस्टिनेशंस देते हैं। ये लोकल डिस्क का एड्रेस भी हो सकता है और ये किसी सर्वर का एड्रेस भी हो सकता है। लॉग आर्काइव फॉर्मेट क्या करता है, ये आपको नाम जनरेट करके देता है। जनरली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने डेस्टिनेशंस के और फाइल्स के नाम खुद रख लेते हैं। टू स्पेसिफाई multiple archive log destination, use log archive destination and to specify to 10 archival destination। लोकल डिस्क का नाम भी दिया जा सकता है और रिमोट लोकेशन भी दी जाती है। अब फर्स्ट वाले के अंदर लोकेशन आर्काइव 1 दिया, उसने एक एड्रेस दे दिया लोकल डिवाइस का, और दूसरे केस में सर्विस का नाम दिया यानी वेब एड्रेस को ही दिए जिसके ऊपर जाके वो काम कर लेगा हमारे पास। कुछ आर्काइव कंडीशंस मैंडेटरी होंगी और कुछ मैंडेटरी होंगी और कुछ हमारे पास क्या होंगी, ऑप्शनल होंगी। मैंडेटरी क्या होंगी हमारे पास, मैं कहता हूँ 10 में से 4 मैंडेटरी हैं। इसका मतलब है इन चारों पे जब तक रीडू लॉग फाइल की कॉपी नहीं लिखवा दी जाएगी, रीडू लॉग ग्रुप ओवरराइट नहीं हो सकता। बाकी जो 6 हैं अगर वो ऑप्शनल हैं तो उनके लिए वो वेट करेगा, 2 4 5 6 7 दफ़ा ट्राई करेगा। अगर वहाँ राइटिंग अवेलेबल नहीं होती तो वो उनको स्किप कर देगा और फिर क्या करेगा, रीडू लॉग ग्रुप ओवरराइट हो जाएगा। तो मैंडेटरी के ऊपर लिखवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ऑप्शनल को स्किप भी किया जा सकता है। लॉग आर्काइव मिनिमम सक्सीड डेस्टिनेशन, ये और मैंडेटरी का नंबर सेम होता है। इसका मतलब होगा कि मिनिमम 2 जगह पे लाजमी लिखा जाए, 2 जगहों पे लिखा जाएगा और बाकियों पे नहीं लिखा जा रहा तो फिर हम क्या करेंगे, रीडू लॉग फाइल को ओवरराइट करवा देंगे। तो लॉग आर्काइव मिनिमम सक्सीड डेस्टिनेशन, मिनिमम कितनी लोकेशंस पे लिखवाना है, और मैंडेटरी ये नंबर हम जनरली सेम रखते हैं। 2 मैंडेटरी होंगी और मिनिमम सक्सीड डेस्टिनेशन भी 2 ही रखेंगे ताकि मैंडेटरी लिखी जाए तो उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। कंट्रोलिंग आर्काइव टू अ डेस्टिनेशन, log archive an archival destination can displayed by using the dynamic initialization parameter log archive destination n। log archive destination state 2 is equal to defer। जो सेकंड लोकेशन के ऊपर हमारे एड्रेस दिया हुआ था वहां पे मैंने डेफर कर दी कि अब यहाँ पे फर्दर राइटिंग की ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोबारा इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल भी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, मेरे पास फाइल नंबर 7 जो है, 7वीं कॉपी जो है आर्काइव की, उसके अंदर मैंने डेफर कर दिया, वहाँ पे राइटिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब दोबारा जब मैंने इस इनेबल करना है तो नेक्स्ट बैकअप के बाद इनेबल करूँगा। क्यों, अगर मैं आधा घंटा काम करने के बाद उसको इनेबल कर देता हूँ और पीछे सिस्टम चल रहा था तो आधे घंटे के डाटे की कोई कॉपी उसमें मौजूद नहीं होगी, वो मिसिंग है, और मिसिंग डाटे के बाद वाले डाटे को रिकवर करना मुमकिन ही नहीं। तो अगर मैंने किसी को डेफर करना है तो इनेबल अब दोबारा कब करूँगा, जब डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे और नए सिरे से हमने फाइल्स को क्रिएट करना। ठीक हो गया, तो तब हम इसे इनेबल करेंगे, वरना ये डेफर्ड ही रहेगा। फाइल फॉर्मेट की नेम है, इसको देख लीजिएगा आप, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा कर दूं। मैंने क्या बात की है, मैंने कहा कि आर्काइव फाइल्स क्या होती हैं, 2 बैकअप्स के दरमियान का क्वेश्चन है। यकम को बैकअप लिया था, अगला बैकअप 10 को लेना था, 8 को क्रैश होगी डाटाबेस। तो अगर नो आर्काइव लॉन्ग मोड है तो सिर्फ यकम का जो बैकअप है वो रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद वाला कोई डाटा रिकवर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2-4 घंटे का डाटा तो मौजूद होगा, 8 दिन का डाटा रीडू लॉग फाइल भी नहीं होता क्योंकि वो तो ओवरराइट हो जाती है। लेकिन अगर डाटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है तो 1 से 8 तक के डाटे की जो भी चेंजेस हुई हैं वो सारी की सारी कहाँ पड़ी होंगी, आर्काइव फाइल्स में। तो मैं बैकअप से रिस्टोर करूंगा और बाकी रोल फॉरवर्ड और रोल बैक कहाँ से परफॉर्म कर लूँगा, आर्काइव फाइल से, और मैं उस पॉइंट तक रिकवरी परफॉर्म कर लूँगा जिस पॉइंट पे फेलियर अगर हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। पॉइंट इन टाइम रिकवरी इज ओनली पॉसिबल इन आर्काइव लॉग मोड। ये नो आर्काइव लॉग मोड में मुमकिन नहीं होती। नो आर्काइव लॉग मोड में सिर्फ हम कहाँ तक डाटे को रिकवर कर सकते हैं, नो आर्काइव लॉग मोड में हम सिर्फ डाटे को कहाँ तक रिकवर कर सकते हैं, लास्ट बैकअप तक। कहाँ तक कर सकते हैं, लास्ट बैकअप तक कर सकते हैं। लास्ट बैकअप के बाद वाले डाटे को रिकवर करना मुमकिन नहीं होता। तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी सिर्फ आर्काइव की मदद से होती है। फिर हमने कहा आर्काइव मैनुअल भी हो सकती है, ऑटो भी हो सकती है। कौन सी करनी है हमेशा, ऑटो।
मैनुअल मेंटेनेंस के दौरान कभी कर लें तो कर लें, वरना कभी नहीं करनी। फिर हमने कहा मैनुअल के लिए पैरामीटर की वैल्यू को ट्रू करना है। ट्रू करने के बाद हमने बताना है कितने नंबर ऑफ आर्काइवल प्रोसेस स्टार्ट करने हैं। आर्काइवल प्रोसेस मैक्स का पैरामीटर है, पैरामीटर फाइल में अल्टर सिस्टम सेट की कमांड से उसकी वैल्यू सेट कर देंगे। मैक्सिमम कितने स्टार्ट हो सकते हैं? 10 आर्काइवल प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो फाइल्स पे लिखवाएंगे। जनरली कितनी डेस्टिनेशन हो सकती हैं आर्काइविंग फाइल्स की? 10। तो अगर 3 डेस्टिनेशन पे लिखवा रहे हैं तो आर्काइव प्रोसेस भी 3 स्टार्ट करेंगे। 10 डेस्टिनेशन पे लिखवा रहे हैं तो आर्काइव प्रोसेस भी कितने स्टार्ट करेंगे? 10। फिर आर्काइविंग फाइल सिस्टम में ऐड क्या करती हैं? रिलायबिलिटी। कितनी रिलायबिलिटी? 10 लेवल तक की। 1 2 3 4 5 कॉपीज भी हो जाए तो स्टिल 5 कॉपीज हमारे पास स्टिल अवेलेबल हो। फिर ये 10 की 10 कॉपीज लोकल होनी ज़रूरी नहीं, इनमें लोकल भी हो सकती हैं और रिमोटली भी लिखवाई जा सकती हैं। लोकल में लोकल हार्ड डिस्क के एड्रेसेस होंगे और रिमोट में कोई सर्विस का नाम होगा या वेब एड्रेस होगा जिसके ऊपर जाके हम लिखवा देंगे। ठीक हो गया जी। फिर यहाँ से हमारे पास आगे आता है कि हम इनको डेफर भी कर सकते हैं और इनेबल भी। डेफर कर देंगे तो जिसको डेफर किया उसके ऊपर राइटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको इनेबल कब करना है? जब नेक्स्ट बैकअप ले लेंगे। क्योंकि अगर मैं डेफर करता हूँ आधे घंटे के बाद इनेबल कर देता हूँ तो आधे घंटे का डाटा की कॉपी तो उसमें मौजूद ही नहीं, और जहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन का फर्क आया बाद वाला डाटा रिकवर हो ही नहीं सकता, वो ज़ाया हो जाएगा। सो जब भी आपने डेफर करना है तो दोबारा इनेबल कब करना है? नेक्स्ट बैकअप के बाद। और फिर हम इसको क्या कहते हैं? आर्काइविंग फाइल्स बेसिकली क्या हैं? ये 2 बैकअप्स के दरमियान कुशन। अगर एक बैकअप से दूसरे बैकअप के दरमियान में किसी जगह पे प्रॉब्लम आ जाए तो उस बैकअप से लेके प्रॉब्लम पॉइंट तक का डाटा कहाँ से उठा लेते हैं हम? आर्काइव फाइल से। और इस रिकवरी का नाम क्या है? पॉइंट इन टाइम रिकवरी, विच इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्काइव फाइल्स एंड विच इज़ ओनली अवेलेबल इन आर्काइव मोड। नो आर्काइव मोड, जिसमें आर्काइव फाइल्स नहीं मिलती, उसमें पॉइंट इन टाइम रिकवरी नहीं होती। उसमें रिकवरी का मतलब क्या है? रिकवरी सिर्फ कहाँ तक होगी? लास्ट बैकअप तक। बैकअप के बाद जितने भी दिन गुजर गए उस डाटे की हिस्ट्री नहीं पड़ी हुई तो उसको रिकवर करना मुमकिन नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये कम से कम 2 दफ़ा लेक्चर सुनना है, क्योंकि ये बात आपको समझ आ जाएगी तो हमें अगला लेक्चर समझाने में आपको क्या होगी? आसानी। इसको ज़रूर आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना। थैंक यू।